वेलकम टू गेट एक्सप्लेन्स। मैं वीके सिंह। आज के इस एनालॉग कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल। तो जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल के अंदर हमारे पास 2 मेथड हैं जो हम जिसके थ्रू एफएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। तो वो 2 जनरेशन मेथड हैं, एक है हमारे पास डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम डायरेक्टली कुछ पैरामीटर वेरी करके एफएम को जनरेट कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम नैरो बैंड सिग्नल पहले जनरेट करते हैं और फिर वाइड बैंड सिग्नल को जनरेट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल के अंदर। सबसे पहले इसके 2 टाइप होते हैं, तो 2 टाइप के अंदर हमारे पास एक है पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के भी 2 टाइप हैं, या तो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर से मैं एफएम को जनरेट कर लूँ या फिर वैक्टर डायोड मॉड्यूलेटर से मैं एफएम को जनरेट कर लूँ। तो दोनों के अंदर जो एफएम जनरेशन होगा वो डायरेक्टली सिग्नल को मॉड्यूलेट, यानी कि हम जो मैसेज सिग्नल देंगे उसके पैरामीटर के हिसाब से वेरी होगा हमारा मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और वो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा वो हमारा आ जाएगा एफएम सिग्नल। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन, और दूसरा मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम कोई भी पैरामीटर वेरी करें तो वो डायरेक्टली हमारा एफएम सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, बल्कि हम उसके अंदर क्या करेंगे कि कुछ पैरामीटर्स हम नैरो बैंड एफएम जनरेट करेंगे और फिर उसके पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। पैरामीटर्स यानी कि यहाँ पे अब यूज़ होगा वो मल्टीप्लायर यूज़ होगा, और उस मल्टीप्लायर के हिसाब से एफएम बैंड में, यानी हमारी जो रेंज है 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड का, उस बैंड तक लेके हम जाएँगे यूजिंग नैरो बैंड मेथड टू अ वाइड बैंड मेथड। तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड और इसका नाम है आर्मस्ट्रांग मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड या फिर हम इसको आर्मस्ट्रांग मेथड भी बोलते हैं, तो दोनों जस्ट इसका नेमिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम अगर डायरेक्ट मेथड से एफएम सिग्नल को जनरेट करना चाहते हैं तो वो कैसे जनरेट होगा। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम के अंदर आप देखिएगा, ये सपोज़ हमारे पास मैसेज सिग्नल है, इसका नाम दे दिया मैंने एफटी, और ये हमारे पास एक डीसी सिग्नल है वी नॉट, और ये हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, और एक हमारे पास वैक्टर डायोड है। वैक्टर डायोड का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है। तो ये हमारे पास वैक्टर डायोड है, और इसी के अक्रॉस एक हमने बायसिंग कैपेसिटेंस लिया और हमने यहाँ पे ट्यून सर्किट लगा दिया। और इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमारा पैरामीटर वेरी होगा। अब वो पैरामीटर कौन-कौन से होंगे वो मैं देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये R है और ये C है। ये हम लेते हैं इसको C नॉट, और ये लेते हैं इंडक्टेंस L नॉट। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है ही। और जो कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस वैक्टर डायोड है उसको हम ले रहे हैं CD, और वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड इसको हम अज़्यूम कर रहे हैं VD। तो ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा कैपेसिटेंस अक्रॉस डायोड है, और ये हमारे पास एल नॉट और सी नॉट जिसको हम बोलते हैं ट्यून सर्किट। तो इसके अक्रॉस जो आउटपुट आएगा वो हमारा एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं मान लूँ वीएफएम, तो यहाँ पे आएगा एफएम सिग्नल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी का रिप्रेजेंटेशन वोल्टेज से नहीं है, जस्ट आपका रिप्रेजेंटेशन है एफएम से। तो इसको मैं मान लूँ सिंपल सा, यहाँ पे जो वी नॉट आएगा यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, दैट इज़ नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ एफएम सिग्नल। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर के साथ वेरी होगा। अब वो पैरामीटर क्या होंगे जिसके साथ ये वेरी होगा। तो पैरामीटर के अंदर हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको एक वैक्टर डायोड लिया है। तो वैक्टर डायोड की जो कैपेसिटेंस होती है, या इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो वैक्टर डायोड इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल कैपेसिटेंस, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी होगी इसके अक्रॉस जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो चलिए वो वेरिएशन कैसे होगा, तो वो वेरिएशन देखने के लिए यहाँ पे देखिए सीडी का जो वेरिएशन होता है दैट इज़
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी डी, या इसको हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ वी डी। वी डी इज वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड, और के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और सी डी हमारे पास कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस वेक्टर डायोड है। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें आई। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी यानी वेक्टर डायोड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चेंज इन कैपेसिटेंस अक्रॉस द वेक्टर डायोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या करेंगे कि एफएम सिग्नल को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आर और सी को बायसिंग रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मान रहा हूँ, तो ये अगर हमारे पास कैपेसिटेंस है वेक्टर डायोड का और ये हमारे पास ट्यून सर्किट का कैपेसिटेंस है, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, और दोनों अगर पैरेलल में माने तो पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस एडिशन होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ कि हमारे पास जो सीडी आया था, वो सीडी की वैल्यू है के अपॉन अंडर रूट वी डी, और इसको लिख सकते हैं के इंटू वी डी रेज़ टू द पावर -1/2। तो ये हमारे पास वेक्टर डायोड के अक्रॉस कैपेसिटेंस है। तो ये हमारे पास वेक्टर डायोड के अक्रॉस कैपेसिटेंस है। अगर मैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखिए वी डी कैलकुलेट करूँ, तो वी डी क्या आएगा, वी डी इज़ नथिंग बट वी नॉट प्लस एफ टी। तो यहाँ पे देखिए वी डी क्या आ जाएगा, दैट इज़ वी नॉट प्लस एफ टी। तो ये हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, जो कि हमारे पास एक हमने डीसी वोल्टेज वी नॉट लिया था, और हमने वोल्टेज जो हमारा मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एफ टी एज्यूम किया था, वो सिग्नल दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, यानी कि ओमेगा आई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या है हमारे पास कि ओमेगा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी होता है। ये फॉर्मूला है कि कैपेसिटेंस जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल एंड सी। तो एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम में देखें तो एल की वैल्यू है यहाँ पे एल नॉट, और सी की जगह क्या आ जाएगा, सी नॉट प्लस सी डी। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं। तो यहाँ देखिए एल की जगह एल नॉट और सी की जगह सी नॉट या सी डी प्लस सी नॉट। तो ये हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी या फिर इसको इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास सी डी आ गया विथ अ ट्यून सर्किट अकॉर्डिंग टू गिवन ब्लॉक डायग्राम। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा आई इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल नॉट, और सी डी की जगह हम लिख सकते हैं, सी डी क्या है, कैपेसिटेंस अक्रॉस वेक्टर डायोड। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आई थी के इंटू वी डी रेज़ टू द पावर -1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वी डी -1/2 प्लस सी नॉट। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन मैसेज सिग्नल, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर, इसको मैं मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2। तो इक्वेशन 2 से देखेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, दैट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर जो प्रोपोर्शनल है वो k इंटू वी डी की पावर -1/2 है। जो k इंटू वी डी रेज़ टू द पावर -1/2 है या k अपॉन अंडर रूट वी डी है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ द वेक्टर डायोड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वेक्टर डायोड के अक्रॉस चेंज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वीडी पे, और अल्टीमेटली वीडी किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा मैसेज सिग्नल पे। तो ये मैं अगर सीक्वेंस मानूँ तो ये 1, 2 और ये 3 ले लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए दूसरा एक्सप्रेशन है
तीसरे पे डिपेंड कर रहा है और तीसरा एक्सप्रेशन है पहले पे डिपेंड कर रहा है और पहले एक्सप्रेशन में क्या है हमारे पास मैसेज सिग्नल। तो अकॉर्डिंग टू चेंज इन मैसेज सिग्नल हमारे पास चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड आ रहा है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस डायोड। और ये चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या ला रहा है, चेंज इन कैपेसिटेंस ऑफ द ब्रैकेट डायोड, change in capacitance across Vector diode, and this change in capacitance across Vector diode directly change the instantaneous frequency of the modulated signal, या इसको बोल सकते हैं it will directly change the instantaneous frequency of the modulated signal। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ओमेगा ई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन के इंटू वी डी एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एफ टी। वो कैसे हुआ, क्योंकि ये के वी पे डिपेंडेंट है, के इंटू वी डी, एंड वी डी इज डिपेंडेंट ऑन सी डी, और सी डी हमारे पास किस पे डिपेंड हो रहा है, वी डी पे। तो वी डी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वी नॉट प्लस एफ टी। तो तीनों रिलेशन को देखते हुए इक्वेशन 1, 2 और 3 हम बोल सकते हैं कि चेंज इन instantaneous frequency of the modulated signal is directly dependent upon the change in amplitude या change in frequency of the message signal, या change in ft बोल सकते हैं, या mt। अगर ft हम modulating signal मान रहे हैं तो ft के चेंज के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, ओमेगा आई चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट जनरेशन या डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम, या इसको हम बोलते हैं पैरामीटर वेरिएशन मेथड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, सिर्फ इसकी पैरामीटर को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, एफएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड, या इसको हम बोलते हैं पैरामीटर वेरिएशन मेथड। तो इस तरीके से हम वाइड नैरो बैंड एफएम या एफएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटर वेरिएशन मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ, अभी तो हमने डायरेक्ट मेथड देखा, अब इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले नैरो बैंड एफएम जनरेट करते हैं। नैरो बैंड एफएम का जो बैंडविड्थ होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू एएम सिग्नल। तो नैरो बैंड का एफएम जनरेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वाइड बैंड में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जनरेट करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल फ्रीक्वेंसी देता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली जनरेटिंग द हायर फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम जो ऑसिलेटर कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है वो पहले हम लो जनरेट करेंगे ताकि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन हो, और जैसे ही लो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई उसको मल्टीप्लायर के थ्रू मल्टीप्लाई करके हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन, या इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वाइड बैंड एफएम जनरेशन। तो वाइड बैंड एफएम जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें नैरो बैंड एफएम जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमने नैरो बैंड एफएम जनरेट किया है। तो नैरो बैंड एफएम जनरेट करने के लिए हमारे पास बेसिक सा एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर हमने एक मैसेज सिग्नल लिया है एमटी, ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल एमटी, इसको इंटीग्रेटर में डाला तो हमारे पास इंटीग्रेटर के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हमने एज्यूम किया है थीटा टी। क्योंकि मैसेज सिग्नल अगर साइनसॉइडल होगा तो इसका पीरियोडिक होगा, अगर मैं एज्यूम करता हूँ पीरियोडिक है तो इंटीग्रेशन भी उसका पीरियोडिक ही होगा। तो हमारे पास ये थीटा टी जस्ट इंटीग्रेटेड आउटपुट ऑफ दिस मैसेज सिग्नल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलेटर में डालेंगे। तो मॉड्यूलेटर में डालने के लिए हमारे पास कैरियर सिग्नल चाहिए। तो कैरियर सिग्नल हमारे पास इस ऑसिलेटर से जनरेट होगा, और इस ऑसिलेटर से जनरेट होने के बाद हमारे पास एक फेज शिफ्टेड सिग्नल और एक एज इट इज़ जो कैरियर सिग्नल हमने लिया था उस ऑसिलेटर के थ्रू यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए एफएम सिग्नल का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इस टाइप से आता है, एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी माइनस ए सी इंटू थीटा टी साइन ओमेगा सी टी, ये यहाँ पे लिया हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए सी कॉस ओमेगा सी टी लेना है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास ए सी कॉस ओमेगा सी टी और हमें लेना है थीटा दैट इज डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इंटीग्रेशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज थीटा टी, तो थीटा टी हमारा यहाँ से आएगा, इसके साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ऑफ द कैरियर। तो साइन ऑफ द कैरियर का मतलब हमने इस कैरियर का फेज शिफ्ट किया 90 डिग्री पे और वो हमारे पास आ रहा है ए सी साइन ओमेगा सी टी। तो ए सी साइन ओमेगा सी टी इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में डाला है, तो थीटा इंटू ए सी साइन ओमेगा सी टी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो वो हमारे पास आया थीटा इंटू ए सी साइन ओमेगा सी टी। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है यानी कि नेगेटिव साइन में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट आया है ये यहाँ पे आया है माइनस ए सी इंटू थीटा टी साइन ओमेगा सी टी और यहाँ से आया प्लस ए सी कॉस ओमेगा सी टी। तो ये जो सिग्नल जनरेट होगा ये नैरो बैंड एफएम जनरेट होगा। तो नैरो बैंड एफएम जनरेट करने के लिए हमने जस्ट सिंपल सा एक मैसेज सिग्नल लिया, एक इंटीग्रेटर लिया और उसके अंदर हमने कैरियर सिग्नल को फेज शिफ्टेड सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई मॉड्यूलेट करके और फिर उसको कैरियर सिग्नल के साथ ऐड कर दिया, तो हमारे पास आया जो एक्सप्रेशन ऑफ नैरो बैंड एफएम है वो। तो ये हमने जनरेट किया यूजिंग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या यूजिंग दिस ब्लॉक डायग्राम। तो ये नैरो बैंड का एक्सप्रेशन है। अब इसी को हम देख लेते हैं कि नैरो बैंड टू वाइड बैंड एफएम कैसे जनरेट करते हैं। तो वाइड बैंड एफएम का मतलब है हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज आती है एफएम के अंदर वो है 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि जो हम कैरियर सिग्नल लेंगे वो कैरियर सिग्नल शुड बी बिटवीन 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। तो ये स्टैंडर्ड एफएम का जो कैरियर सिग्नल है वो स्टैंडर्ड डिफाइन है, तो हमें जो कैरियर सिग्नल लेनी पड़ेगी वो इस रेंज में आनी चाहिए फॉर वाइड बैंड एफएम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या काम करता है कि लो फ्रीक्वेंसी जो हम कैरियर सिग्नल जनरेट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। अब वो कन्वर्जन किस काम का या फिर क्या बेनिफिट देता है? तो बेनिफिट ये देता है कि अगर हम कोई भी ऑसिलेटर के थ्रू लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हम डायरेक्टली 1 मेगाहर्ट्ज़ या 2 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को जनरेट करें यूजिंग एन ऑसिलेटर। तो अगर मैं एक ऑसिलेटर लेता हूँ जो जनरेट कर रहा है 250 किलोहर्ट्ज़ और एक ऑसिलेटर लेता हूँ जो सिंपल सा 1 मेगाहर्ट्ज़ जनरेट करके दे रहा है। तो इसके अंदर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी oscillator is much higher than the stability of the higher carrier frequency। इसका मतलब हुआ कि अगर डायरेक्टली अगर मैं कोई ऑसिलेटर यूज़ करता हूँ तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस दिस ऑसिलेटर जनरेटिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 किलोहर्ट्ज़। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरियर से जनरेट करेंगे और उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम चाहें तो 1 मेगाहर्ट्ज़ की कैरियर सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लायर में क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट इंटू 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लायर के थ्रू अब सिग्नल आएगा वो 1000 किलोहर्ट्ज़ आएगा या फिर इसको बोल सकते हैं 1 मेगाहर्ट्ज़ सिग्नल। लेकिन हमने क्या किया, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया है। अगर यहाँ से 1 मेगाहर्ट्ज़ सिग्नल आ रहा है जनरेट होके यूजिंग मल्टीप्लायर दैट इज़ मोर स्टेबल देन द फ्रीक्वेंसी जो हम डायरेक्टली 1 मेगाहर्ट्ज़ जनरेट कर रहे हैं यूजिंग एन ऑसिलेटर। तो ये देखिए ये डिफरेंस है कि अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता हूँ तो हमारी स्टेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और डायरेक्टली कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई जनरेट करता हूँ तो क्या इफ़ेक्ट आता है। तो इसी को यूज़ करके हम सबसे पहले इसके अंदर नैरो बैंड एफएम जनरेट करेंगे और फिर वाइड बैंड एफएम जनरेट करेंगे। तो नैरो बैंड एफएम जनरेट करने के लिए हमने जैसे अभी देखा था पिछले ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि हमने एक मैसेज सिग्नल लिया और एक कैरियर ऑसिलेटर लिया। तो कैरियर ऑसिलेटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ़ और सिर्फ 200 किलोहर्ट्ज़ का कैरियर जनरेट कर रहा है और इसके साथ जो कैरियर आया है 200 किलोहर्ट्ज़ का वो हम देखेंगे जैसे डायरेक्टली एफएम के अंदर हमने जनरेट किया था कि
इसके अंदर हमने समेशन लिया था और एक कैरियर डायरेक्ट लिया था और एक हमने फेज शिफ्टेड कैरियर लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये मैसेज सिग्नल हुआ और इसको इंटीग्रेट किया हमने, तो हमारे पास जो आउटपुट आया इसको हमने अज़्यूम किया 80, इसको पास किया हमने मॉड्यूलेटर के थ्रू जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है माइनस साइन ओमेगा ct। तो ये दोनों क्या होंगे मॉड्यूलेट होंगे या प्रोडक्ट होंगे, बट यहाँ नेगेटिव साइन के अंदर है तो नेगेटिव ऑफ बीटा साइन ओमेगा ct इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी साइन टी इंटू डी टी। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आएगा नेगेटिव के अंदर और ये पॉजिटिव के अंदर कॉस ओमेगा सी टी आ रहा है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ नैरो बैंड एफएम आएगा जो हमने अभी जस्ट पिछले वीडियो में देखा था। या इसको देख लेते हैं एक बार। एक्सप्रेशन था वो ए सी कॉस ओमेगा सी टी माइनस ए सी थीटा टी साइन ओमेगा सी टी। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा नैरो बैंड एफएम के अंदर। अब नैरो बैंड एफएम से हमें वाइड बैंड एफएम जनरेट करना है। वाइड बैंड एफएम का क्या काम है कि हमारी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो इस रेंज में आनी चाहिए, यानी 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो मैक्सिमम 75 किलोहर्ट्ज़ तक जा सकती है, जो हमारे स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एफएम है। तो वो देखिए उसके लिए हमने क्या किया कि नैरो बैंड एफएम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन लोएस्ट अज़्यूम किया है वो है 25 हर्ट्ज़। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक ले सकते हैं, बट हमने मिनिमम लिया है ताकि कम से कम जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारी एफएम में ट्रांसमिट हो सके। तो मिनिमम रेंज पे लिया हमने डेल्टा एफ दैट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 25 हर्ट्ज़, और जो हमने कैरियर लिया है यहाँ से जो जनरेट किया था वो 200 किलो हर्ट्ज़ का। तो ये हमारे पास कैरियर है 200 किलो हर्ट्ज़ का। अब इसके साथ इसका कैलकुलेशन होता है कि हमारे पास जो मल्टीप्लायर है, वो मल्टीप्लायर की रेंज कैसे आती है। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली इस रेंज में ला सकते हैं और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी इस रेंज में ला सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों का मल्टीप्लायर का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, वो सेम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 किलोहर्ट्ज़ से मैं 91 मेगाहर्ट्ज़ या सपोज़ 100 मेगाहर्ट्ज़ लेना चाहूँ, तो ऑलमोस्ट 5000 का मेरे पास मल्टीप्लायर गेन होना चाहिए और 25 से लेके मैं 76.8 किलोहर्ट्ज़ ला रहा हूँ, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो अलग आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कैरियर को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लेके आऊँ यूजिंग सिंगल मल्टीप्लायर तो रेशियो अलग होगा, और यहाँ से यहाँ लेके आऊँ यानी 76.8 फ्रॉम 25 हर्ट्ज़, तो दोनों का जो मल्टीप्लायर फैक्टर होगा वो अलग-अलग होगा। तो इसके लिए देखिएगा आप कि पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर 64 का लिया है, फिर इसके अंदर हमने लोकल ऑसिलेटर के थ्रू 10.9 का 10.9 मेगाहर्ट्ज़ का स्टैंडर्ड लोकल ऑसिलेटर जनरेट किया है, जो मिक्सर के साथ कैरियर को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सिर्फ पास करेगा और हायर को ब्लॉक करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मल्टीप्लायर लेंगे और फिर हमारे पास जो डिज़ायर्ड एफएम है, वाइड बैंड एफएम के अंदर जो रेंज है, उस रेंज में हमारा सिग्नल जनरेट होके आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो 200 किलोहर्ट्ज़ का है। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई 64 से मल्टीप्लाई किया, तो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 किलोहर्ट्ज़ का तो हमारे पास आएगा 12.8 मेगाहर्ट्ज़। जस्ट 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 किलोहर्ट्ज़ तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.8 मेगाहर्ट्ज़। वैसे ही सेम मल्टीप्लाई इस पे भी अप्लाई होगा, यानी कि डेल्टा एफ पे मल्टीप्लाई करेंगे 64 को, तो 64 इंटू 25 हर्ट्ज़ इज़ 1.6 किलोहर्ट्ज़। तो ये हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी आई है, एक कैरियर की 12.8 मेगाहर्ट्ज़ और एक आई है 1.6 किलोहर्ट्ज़। अब हम लोकल ऑसिलेटर से क्या कर रहे हैं 10.9 का स्टैंडर्ड 10.9 मेगाहर्ट्ज़ का स्टैंडर्ड एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं जो मिक्सर के में मिक्स होगा। हमें ध्यान रखना है कि अगर एम के अंदर हम क्या ले रहे थे कि स्टैंडर्ड जो था वो आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी था वो 455 किलोहर्ट्ज़ का था। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है 10.9 मेगाहर्ट्ज़ का लोकल ऑसिलेटर, या इसको बोल देते हैं जो कि 10.9 मेगाहर्ट्ज़ पे इस मिक्सचर में मिक्स होगा। तो इस मिक्सचर में हमने डाला तो इस मिक्सचर के अंदर अगर मैं 10.9 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक तो आएगा 10.9 प्लस 10.9 प्लस 12.8
और एक आएगा कंपोनेंट 12.8 माइनस 10.9। तो ये 2 कंपोनेंट आएँगे कैरियर के सिर्फ यहाँ से। तो कैरियर के अंदर जो हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को लेंगे और हायर फ्रीक्वेंसी को हम रिजेक्ट करेंगे। तो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आ रहा है 1.9 मेगाहर्ट्ज़ और अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 23.7 मेगाहर्ट्ज़। तो 23.7 मेगाहर्ट्ज़ को हम रिजेक्ट करेंगे और सिर्फ हम लेंगे इस वाले को, दैट इज़ 1.9 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हमारे पास देखिए जो कैरियर फ्रीक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू मिक्सर है वो हमारे पास आ रहा है 1.9 मेगाहर्ट्ज़। और जो हमारी डेल्टा एफ है, डेल्टा एफ एज़ इट इज़, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी चेंजेज़ नहीं किए हैं, तो मिक्सर के अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो एज़ इट इज़ 1.6 किलोहर्ट्ज़ आ रही है। अब जो फाइनल है कि नेक्स्ट मल्टीप्लायर कौन-सा लें ताकि हमारा जो कैरियर भी आ चुका है और फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो डेल्टा एफ है वो भी आ चुका है। अब हम इसको डायरेक्टली मॉड्यूलेट करना है या फिर वाइड बैंड एफएम को जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे सिग्नल या क्या लेंगे मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर हमारे पास आया है 48। तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 1.9 इंटू 48 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 91.2 मेगाहर्ट्ज़। तो ये किस रेंज में है? एफएम के रेंज में। तो ये हमें डिज़ायर्ड था कि कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारा एफएम के रेंज में ही होना चाहिए। और नेक्स्ट आ रहा है जो मल्टीप्लाई किया 48 से 1.6 किलोहर्ट्ज़, वो आ रहा है हमारा 76.8 किलोहर्ट्ज़ स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर हम मान सकते हैं कि जो डेल्टा एफ आया है वो 76.8 आया है, जो कि मिनिमम हमारा स्टैंडर्ड डिफाइन है, दैट इज़ 75 किलोहर्ट्ज़, वो उसके आस-पास आ रहा है। तो इन दोनों को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं एज़ अ ट्रांसमीटर सिग्नल या फिर एफएम सिग्नल जो कि हम ट्रांसमिट कर सकते हैं डायरेक्टली इन एफएम बैंड। तो ये हमारा एफएम बैंड आया और उस बैंड के अंदर हमारी ये मैसेज या फिर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो हम मॉड्यूलेट करके भेज रहे हैं इन एफएम। तो ये तो था हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड या इसको हम बोलते हैं आर्मस्ट्रांग मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल। तो हम इसके अंदर वाइड बैंड के अंदर जो यूज़ लिया है वो लिया है नैरो बैंड एफएम जनरेट किया, उसको मल्टीप्लायर के थ्रू मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, वाइड बैंड एफएम में जनरेट किया। तो इसके अंदर हमने जनरेशन मेथड के अंदर 2 चीज़ें देखी, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप से आते हैं और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।